यून को देखते हैं जो कि मर चुकी होती है और यहाँ पर उसका फ्यूनरल चल रहा होता है और उसकी सोल बाहर आकर अपने बच्चों को देख रही होती है और सोचती है कि मैंने अकेले अपनी लाइफ में अपने चारों बच्चों को पाली हूँ, जिनमें से एक मेरा छोटा बेटा, वो तो यहाँ पर मेरा फ्यूनरल अटेंड करने तक नहीं आया और मेरे बाकी बच्चे यहाँ मेरे लिए कितना रो रहे हैं, वो लोग कितने अच्छे हैं। पर वो सोचती है कि उनका एक बेटा तो पहले ही गुजर चुका था, पर उसकी एक बेटी है जो कि उनकी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर शाओ है। यून बहुत ही खुश होती है कि कम से कम उसका बड़ा बेटा और उसकी दूसरी बेटी वो लोग कितने अच्छे हैं और साथ ही में उनकी डॉटर इन लॉ भी। वो इनसे ही खुश होती है कि चलो फैमिली में कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है। फिर तभी इतने में लॉयर सभी बच्चों को विल सुनाने लगता है कि उनकी मॉम मिस यून के 60% शेयर थे कंपनी में, जिसमें से उन्होंने 25% शेयर अपने बड़े बेटे जियांग के नाम करके गई है और 5% अपनी बेटी लिंग के नाम करके गई है और 5% अपने छोटे बेटे शेन के नाम पे करके गई है और बाकी के जो बचे 25% है वो उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर शाओ के नाम पे करके गई है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि उसके तो पेरेंट्स जिंदा नहीं है। पर जियांग की सुनते के साथ ही बहुत ही शौक मिला है, सब तो इस बच्ची को भी हमारे बराबर मिला है, तो आखिर हम कैसे गड़बड़ी करेंगे। तभी लॉयर विल पेपर की और भी चीजें पढ़ के बताने लगता है कि मिस यून की लास्ट विश है कि जो भी उनकी ग्रैंड डॉटर शाओ को पालेगा उसे 25% शेयर उसका मिल जाएगा। तभी सुनते के साथ ही लिन जल्दी से शाओ के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, आंटी तुम्हें पालेंगी। पर यहाँ पर फिर उसकी सिस्टर इन लॉ भी जल्दी से शॉ के पास पहुंच जाती और कहती कि नहीं, तुम्हें हम पालेंगे और ये तो अब एक आउटसाइडर है और हम लोग फैमिली है तो हम लोग पालेंगे। और इसी बीच वो लोग लड़ने लगते हैं और वो लोग शाह को खींचने लगते हैं। तभी इतने में शाह नीचे गिर जाती है और उसका सर जैसे टेबल पे लगता है तो उसके सर में चोट आ जाती है और तुरंत ही उसका खून निकलने लगता है और वो मर जाती है। ये देखते के साथ ही यून तो शौक रह जाती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर को ये क्या हो गया। फिर तभी यहाँ उसका बेटा जियांग तो बड़ा खुश होने लगता है कि अच्छा है मर गई, अब तो ये 25% भी मेरे होंगे। यून ये सुनते के साथ ही शौक रह जाती है और उसे यकीन नहीं आता कि मेरा बड़ा बेटा ऐसी सोच रखेगा, मुझे पता नहीं था। और यहाँ ये लोग मेरे मरने के बाद मेरे पैसों के लिए फाइट कर रहे हैं और ऊपर से इन्हें अपनी मिस की जान की भी कोई फिक्र नहीं है। यून रोने लग जाती है कि उसके बच्चे ऐसे निकल जाएंगे, उसे पता नहीं था। वो सोचती है कि अगर मुझे वापस से रिबॉर्न होने का मौका मिला ना तो मैं इन बच्चों को सबक सिखाऊंगी। फिर तभी उसकी विश पूरी हो जाती है और तुरंत ही उसकी सोल शाओ के अंदर आ जाती है और शाओ जैसी यहाँ उठ के खड़ी हो जाती है तो ये लोग तो शौक रह जाते हैं। यून शौक हो जाती है कि मैं तो मर गई थी ना। फिर वो जैसी अपने आप को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो शाओ के अंदर आ चुकी है। यून इसी शौक में होती है कि तभी इतने में फ्यूनरल हॉल में यून के सबसे छोटे बेटे शेन की एंट्री होती है और उसका ऐसा गेटअप देखकर सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। और वो यहाँ पर जैसे ही आकर पहुंचता है तो यून सोचती है कि आखिर ये लड़का अब यहाँ पर क्यों आया है। शैन यहाँ पर अपने साथ एक बैग लेकर आया होता है और वो यून से बातें करने लगता है और कहता है कि मॉम, आपने कहा था कि आप इतनी जल्दी नहीं जाओगी और आप कल रात ही चली गई और मैंने जो आपके लिए इतने सारे हैंडसम लड़के सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने उनमें से किसी को सिलेक्ट भी नहीं करी। वो बहुत सारे हैंडसम लड़कों का फोटोज निकाल कर उससे उनके बारे में बताने लगता है कि वो लोग कितने ज्यादा हैंडसम है और उनकी बॉडी मसल सब है और उनमें से कोई तो उसे पसंद जरूर आएगा। ऐसा बोलकर वो उन फोटोज को जला रहा होता है और कहता है कि मॉम, आप आराम से इनमें से सिलेक्ट करो। जिनको तो ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और शन ये सारी फोटोज को उड़ाते हुए कहने लगता है कि मॉम, अगर आपको इनमें से कोई ना पसंद है तो आप मुझे ड्रीम में बता देना, मैं आपके लिए एक वापस से नया चूज करके लेकर आऊंगा। तभी एक रिलेटिव चिल्लाने लगता है कि तुम कितने बेशरम हो, तुम्हारी मॉम यहाँ मर चुकी और एक तो तुम उनके फ्यूनरल पे लेट आए हो और ऊपर से ये सारे हंगामे कर रहे हो, कितने बेशरम हो तुम। और फिर तभी यहाँ जियांग भी चिल्लाने लगता है कि ये क्या हरकतें चल रही है। तो फिर शेन कहता है कि मेरी मॉम ने जिंदगी भर बस बस काम करी है, तो मैं बस किसी को उनके लिए ढूंढना चाहता था जो उनका ख्याल रखे और अब मैंने ये फोटो जलाकर और ये सारे लड़कों को अपनी मॉम को दे रही हूँ, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तभी इतने में लॉयर उसे आवाज देकर बताने लगता है कि आपकी मॉम मिस यून ने आपके नाम पर 5% शेयर करके गई है। तो यून यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या मेरा बेटा शेन भी अपने भाई और बहन की तरह होगा। तभी इतने में शेन कहने लगता है कि मुझे कोई शेयर्स नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर उसके लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं बस अपनी मॉम को लास्ट टाइम देखने के लिए आया था। तो मेरे जो ये 5% शेयर है उसका आप मेरी मॉम के लिए एक अच्छी जगह ग्रेव का इंतजाम कर दो और वो जगह इतनी अच्छी होनी चाहिए तो वहाँ पर हमेशा स्प्रिंग फ्लावर्स उगनी चाहिए, क्योंकि मेरी मॉम को विंटर का सीजन बिल्कुल पसंद नहीं था। यून तो शेन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के रोकती है। तो फिर वो उसे देखते के साथ ही कहने लगता है कि तुम मेरे दूसरे भाई की बेटी हो ना।
और फिर वो तुरंत ही उसकी चोट देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें चोट कैसे आ गई है। तो यून कहने लगती है कि लॉयर अंकल ने बताया कि मैं आप लोगों में से किसी को भी खुद को अडॉप्ट करने के लिए चुन सकती हूँ, तो मैं आपको चूज कर रही हूँ। तो ये सुनते के साथ ही बाकी लोग तो शॉक रह जाते हैं और शैन खुश होकर कहता है कि तुम्हारी चॉइस तो कितनी अच्छी है, तुमने एक ऐसे बंदे को चुनी हो जो कि खाने पीने और मजे करने में बहुत ही अच्छा है। ये सुनते के साथ ही फिर जियांग इसे चिल्लाने लगता है कि शाओ तुम पागल हो गई हो, ये लड़का किसी काम का नहीं है और ये बस हमारे पैसे उड़ाते रहता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करता है। तो ये मन में सोचती है कि ये सिर्फ पैसे उड़ाता है, लेकिन तुम्हारे जैसा हार्टलेस तो नहीं है। फिर यून उसे कह देती है कि अंकल आप बहुत ही ज्यादा मीन हो और आप मुझे पसंद नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं चूज करूंगी। तभी फिर शेन भी कहने लगता है कि भाई आपको ना मेडिकल डॉक्टर को जाकर अपने आप को दिखाना चाहिए, आपके बहुत ही रिंकल्स आ गए और आप बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हो। तभी फिर लॉयर अंकल कहने लगते हैं चोट कैसे आ गई है। तो यून कहने लगती है कि लॉयर अंकल ने बताया कि मैं आप लोगों में से किसी को भी खुद को अडॉप्ट करने के लिए चुन सकती हूँ, तो मैं आपको चूज कर रही हूँ। तो ये सुनते के साथ ही बाकी लोग तो शॉक रह जाते हैं और शैन खुश होकर कहता है कि तुम्हारी चॉइस तो कितनी अच्छी है, तुमने एक ऐसे बंदे को चुनी हो जो कि खाने पीने और मजे करने में बहुत ही अच्छा है। ये सुनते के साथ ही फिर जियांग इसे चिल्लाने लगता है कि शाओ तुम पागल हो गई हो, ये लड़का किसी काम का नहीं है और ये बस हमारे पैसे उड़ाते रहता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करता है। तो ये मन में सोचती है कि ये सिर्फ पैसे उड़ाता है, लेकिन तुम्हारे जैसा हार्टलेस तो नहीं है। फिर यून उसे कह देती है कि अंकल आप बहुत ही ज्यादा मीन हो और आप मुझे पसंद नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं चूज करूंगी। तभी फिर शेन भी कहने लगता है कि भाई आपको ना मेडिकल डॉक्टर को जाकर अपने आप को दिखाना चाहिए, आपके बहुत ही रिंकल्स आ गए और आप बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हो। तभी फिर लॉयर अंकल कहने लगते हैं कि मिस्टर जियांग आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मिस यून ने बोल कर गई थी कि शाओ जिसे चाहे उसे चूज कर सकती है। और फिर वो पूछता है तो फिर अब मिस शाओ ने मिस्टर शेन को चुनिए, तो आप क्या बोलते हैं। तो फिर शेन कहता है कि अब जब शाओ ने मुझे चूज कर लिए तो फिक्र मत करो, मैं शाओ को बहुत ही अच्छे से पालने वाला हूँ। तो लॉयर कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं 1 महीने बाद आपसे अडॉप्शन मैटर पे बात करने आऊंगा। फिर शेन यहाँ से यून को लेकर जा रहा होता है और यहाँ जियांग तो बहुत ही गुस्से में होता है और वो सोच लेता है कि मुझे कैसे भी करके 1 महीने के अंदर इस शाओ को अपने पास लाना होगा, क्योंकि मैं ये सारी प्रॉपर्टी इस शेन के हाथ में ही लगने दे सकता हूँ। यून तो डिसाइड कर चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि मैं अपने बेटे शेन को 1 महीने के अंदर इतना काबिल बनाऊंगी कि वो बहुत ही अच्छा बिजनेस टाइकून बन जाएगा और हमारी फैमिली को इनहेरिट करेगा। फिर इसके बाद यून शेन के साथ उसके घर पे पहुंचती है और देखती है कि उसने सारी चीजें इधर से उधर फेंक कर रखा होता है। तो फिर वो बहुत ही गुस्से में उसे चिल्लाती है और कहती है कि इधर आओ। तो शेन तो उसकी आवाज सुनने के साथ ही डर जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसे उसकी मॉम की तरह लगती है। वो तो सोचे बढ़ जाता है कि ये मेरी मॉम की तरह डरावनी कैसे बन गई है। क्या ये बात सच है कि ग्रैंड डॉटर्स जो होती है वो बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे जाती है। फिर शैंतोन उनसे कहने लगता है कि शाओ तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें अपने अंकल से ऐसे उनका नाम लेकर नहीं बात करनी चाहिए। तो यून कहती है कि अंकल आपकी जैसी हरकत भी तो हर कोई नहीं करता ना, आखिर कौन हर रात रोज इतना लेट कर आता है। शेन कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें ऐसी क्या पड़ी है। तो फिर वो उसका कान पकड़ती है और कहती है कि अंकल अब तो आपका हिसाब मैं सेटल करूंगी। फिर यून हाउसकीपर से उसका पूरा 1 महीने का खर्चा पूछने लगती है, सारी डिटेल्स बताने लगता है कि उसने ये सारे लिमिटेड एडिशन वाले टॉयज खरीदने में पूरे 30 मिलियन वेस्ट कर चुका है। शेन यून को ऐसे गुस्से में देखकर सोचता है कि इस बच्ची का गुस्सा बिल्कुल मेरी मॉम की तरह कैसे है। फिर वो कहता है कि 30 मिलियन कुछ ज्यादा भी तो नहीं है ना, मैंने इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए। तो फिर हाउसकीपर तो उसकी और पोल खोली दे रहा होता है। तो फिर शेन यहाँ यून को समझाने लगता है कि शाओ तुम फिक्र मत करो, माना तुम्हारे अंकल बहुत सारे पैसे उड़ाते तो क्या हुआ, मुझे हर महीने पैसे मिलते हैं, तो मेरे पास इतना ही है कि मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगा, तुम्हें कोई बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी फिर हाउसकीपर बताने लगता है कि आपके बड़े भाई ने आपके यहाँ सारा पैसा अब रोक दिया है। ये सुनते के साथ ही शेन तो शॉक हो जाता है कि अब उसका पैसे ही रुक गया, तो अब वो क्या करेगा। शेन का बिहेवियर देखकर यून को समझ आ रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में भी वो कंपनी को संभालने का नहीं सोच रहा है, बल्कि यहाँ पर ऐसे परेशान हो रहा है। वो डिसाइड करती है कि शेन को मुझे पूरी तरीके से बदलने के लिए इसके खाने पीने और मजे करने की आदत को पूरी तरीके से चेंज करना होगा। फिर यून मेड्स को ऑर्डर देती है कि इन सारे टॉयज और खाने पीने के सामान को यहाँ से बाहर फेंको। फिर मेड्स आकर सारी चीजों को उठा के लेके जाने वाली होती है, तो शेन रोकने लगता है कि ये मेरे प्यारे बेबीज है, इन्हें मत लेकर जाओ। और वो यून को समझाने लगता है कि ऐसा मत करो। तो फिर वो कहती है कि अंकल आप क्या चाहते हो।
अब आपके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे तो आप मुझे कैसे पालोगे? क्या आप मुझे ऑर्फनेज में भेजने का सोच रहे हो? तो फिर शन मान जाता है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें जरूर अच्छे से पालने वाला हूँ। फिर वो ऑर्डर दे देता है कि हाँ इन्हें लेकर जाओ। फिर उसके सारे टॉयज वगैरह यहाँ से उठा के लेके जाने लगते हैं। तो बेचारे को बहुत अपसेट फील हो रहा होता है और फिर हाउस कीपर उससे उसकी स्पोर्ट्स कार की चाबी भी ले लेता है। तो बेचारा बहुत ही अपसेट होकर चाबी को भी दे देता है और फिर बैठ कर यहाँ रो रहा होता है। तभी यून उसके ऊपर हाथ करने लगती है और वो मन में सोचती है कि चलो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर की सारी बेसिक एबिलिटीज को लाने का, ताकि फिर ये मेरी कंपनी को संभाल सके। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है ये यहाँ शेन के रूम में पहुंच जाती है और उसे उठाने लगती है कि अंकल सुबह के 8 बज गए, जल्दी से उठ जाओ, आपको अभी काम पर जाना है। तो फिर शेन कहता है कि सुबह 8 बजे कौन ही उठता है और इतने बजे तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, मैं भी नहीं उठने वाला हूँ। यूनुस का ब्लैंकेट हटाती है और कहने लगती है कि अंकल कल आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे पालेंगे, तो आप कैसे पालोगे अगर आप काम ही नहीं करोगे? तो क्या आपने सिर्फ झूठ बोले तो मुझे कल खुश करने के लिए? ऐसा बोलकर वो रोने का नाटक करती है। तो शैन फिर उसे शांत करता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से पालने वाला हूँ और मैं अब भी काम पर जा रहा हूँ। तो फिर यून कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो शैन इसके लिए एग्री करता है और फिर बेचारे को बेड पर से उठना ही पड़ता है और फिर वो यून के साथ अपनी कंपनी पहुंच जाता है। यहाँ पर यून उससे पूछने लगती है कि ये कंपनी तो ग्रैंडमा ने आपको देकर गई थी ना, यहाँ पर आखिर कोई एम्प्लॉयज क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? तो शेन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली मैं यहाँ पर आता नहीं हूँ। तो यून को गुस्सा आता है कि इतनी अच्छी कंपनी को इसने बर्बाद करके रखा हुआ है। तभी फिर इतने में शेन की सेक्रेटरी आई होती है और वो कहने लगती है कि अब आप यहाँ पर आए। तो फिर वो कहता है कि मेरे को क्यों बोल रही हो, तुम्हें तो पता है ना कि कंपनी मैं नहीं संभालता हूँ बल्कि मैंने तुम्हें संभालने को दिया हूँ। तभी फिर जैसी ही सेक्रेटरी यून को देखती है तो वो कहने लगती है कि मिस्टर शेन ये आपकी अडॉप्ट की हुई बेटी है, तुम्हें तो पता है ना कि कंपनी मैं नहीं संभालता हूँ बल्कि मैंने तुम्हें संभालने को दिया हूँ। तभी फिर जैसी सेक्रेटरी यून को देखती है तो वो कहने लगती है कि मिस्टर शेन ये आपकी अडॉप्ट की हुई बेटी है, कितनी क्यूट है ये, रुको मैं अब इसके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तभी यून तुरंत ही उसे ऑर्डर देने लगती है कि सेक्रेटरी शेन सारे एम्प्लॉयज को मीटिंग रूम में बुलाओ और उनसे कह दो कि अगर 11 बजे तक वो मीटिंग रूम में नहीं पहुंचे तो फिर वो अपने रिस्क पे नहीं आएंगे। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में यून यहाँ हेड चेयर पे बैठी होती है और उसके पीछे शेन खड़ा होता है और वो सोचता है कि आखिर शाओ इतनी ज्यादा सीरियस कब से बन गई, ऊपर से मुझे बिल्कुल मेरी मॉम की तरह लग रही है। तभी सेक्रेटरी भी पूछने लगती है कि बॉस क्या आप मिस शाओ को ये सब करने देंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं? तो फिर शेन इशारा करता है कि तुम ही रोक लो। तो फिर वो भी डर जाती है और पीछे होती है और फिर इतने में यहाँ पर कुछ थोड़े मोड़े से एम्प्लॉयज पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें देखने के बाद यून सेक्रेटरी को तुरंत ही ऑर्डर देने लगती है कि 2 दिन बाद फिर से सारे एम्प्लॉयज को मीटिंग के लिए आने बोल देना और साथ ही में वो शेन को काम देती है कि तुम सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाओगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है तो वो तो शॉक रह जाता है कि ये मुझे काम देकर गई है। तो सेक्रेटरी भी हाँ ही बोलती है। फिर 2 दिन बाद जब वापस से मीटिंग वाला दिन आता है तो यहाँ पर थोड़े एम्प्लॉयज और आ जाते हैं पर अभी भी और सब नहीं आए होते, इसलिए फिर से यून कह देती है कि वापस से कल सभी को मीटिंग के लिए बता देना और वो फिर से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वापस से मीटिंग वाला दिन आ जाता है तो अब की बारी बहुत सारे एम्प्लॉयज आए होते हैं और यहाँ पर फिर यून अनाउंस करने लगती है कि अब जो बचे हुए एम्प्लॉयज है जो नहीं आए उन्हें बता दो कि अब उन्हें फायर किया जा रहा है। ये सुनते के साथ ही फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर सीरियस डिसीजन हो रहे हैं। फिर यहाँ पर यून ऑर्डर देने लगती है कि अब जो बचे हुए यहाँ पर एम्प्लॉयज है जो सीरियसली काम करना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप लोग ठीक से काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है और जो ठीक से काम नहीं करेगा उसकी सैलरी हाफ कर दी जाएगी। तो फिर सोच लो, अगर अच्छे से काम करोगे तो कंपनी कोई नुकसान नहीं करने वाली बल्कि तुम्हारा प्रॉफिट ही करेगी। तो सभी एम्प्लॉयज बड़े खुश हो जाते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ने वाली है और फिर वो लोग यहाँ यून को थैंक्स करके तुरंत ही बाहर चले जाते हैं और सेक्रेटरी भी बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि मिस शाह आप तो कितनी ज्यादा कूल हो। और वो शेन से कहने लगती है कि बॉस आपकी बेटी तो आपसे भी ज्यादा केपेबल निकली। तब यहाँ शेन यून से पूछने लगता है कि तुम एक छोटी बच्ची हो और तुम्हें आखिर इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे? तो फिर वो जल्दी से बहाने बनाकर बता देती है आखिर बचपन से ग्रैंडमा ने मुझे पाली है और मैंने उनसे ये सब सीखी हूँ। तो फिर शेन इस बात पर एग्री कर लेता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और फिर वो खुश होने लग जाता है कि
फिर तो कितनी अच्छी बात है कि कंपनी को मेरी जरूरत ही नहीं, मैं आराम से अपना मजे कर सकता हूँ। ये सुनते के साथ ही फिर यूनो से गुस्से में देखती है और वो चली जाती है। और यहाँ पर फिर सेक्रेटरी शेन को बताने लगती है कि अभी जल्दी एक एनुअल मीटिंग आने वाली है जिसके लिए उसे जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हर साल तुम ही तो मेरे लिए मीटिंग में जाती हो ना। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि लेकिन तब आपकी मॉम जिंदा थी, लेकिन अब वो नहीं है, और उनके जाने के बाद से कंपनी में कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी और आपकी सारी प्रॉपर्टी भी आपसे छीन लिया जाएगा। एक तो ऐसे ही आपके भाई ने आपके सारे पैसे रोक चुके, तो अब आपके पास कोई पैसे नहीं है। शेन ये सुनने के बाद शॉक होता है और सेक्रेटरी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो फिर मेरी मॉम का जो पुराना घर है वो भी ले लिया जाएगा। तो सेक्रेटरी हाँ बोलती है और चली जाती है। फिर शेन अपनी मॉम को याद करने लग जाता है और सोचता है कि बचपन से उसकी मॉम ने उसका कितना ख्याल रखी है। वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं कंपनी को कुछ नहीं होने दे सकता, नहीं तो फिर मॉम का घर भी मुझसे छीन लिया जाएगा और वो मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है। फिर दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसकी वाइफ उसे यहाँ कंपनी की सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है कि कैसे शेन अच्छे से कंपनी को हैंडल कर रहा है और वो सारे एम्प्लॉयज को भी फायर करता फिर रहा है। ये सुनकर वो शौक होता है कि आखिर शेन कब से कंपनी पर ध्यान देने लग गया। तो फिर इसकी वाइफ कहती है कि हाँ, अब तो लगता ही नहीं कि कंपनी इतनी आसानी से बंद होगी, वो शेन हमें इडियट बनकर फूल बना रहा था। जियांग कहता है कि चाहे वो एक्टिंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, अभी जब कंपनी की एनुअल मीटिंग आएगी ना तो उसमें फिर उसे निकाला जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ शेन को देखते हैं जिसे कंपनी की सारी फाइल्स पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि मुझे तो आज तक इतनी सारी ड्रिंक्स पीकर चक्कर नहीं आया जितना ये सारी फाइल्स पढ़कर चक्कर आ रहा है। यून कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सिखाती हूँ। और फिर वो उसे बोर्ड पर सारी चीजें बताने लगती है और इनकम बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बारे में पूरी डिटेल समझा रही होती है। पर यहाँ शेन को बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वापस से समझाती हूँ। फिर वो वापस से समझाती है और यहाँ पर शेन को फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो यून बस अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही होती है और सोचती है कि जाने दो, मेरा ही बच्चा है, अच्छे से इसे सिखाने का। फिर वो इतनी बार सिखाती है पर फिर भी शेन को समझ नहीं आता है। तो वो समझ जाता है कि अभी यून गुस्सा करेगी, तो वो तुरंत ही वॉशरूम का बहाना करके वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और यहाँ पर टाइम पास करने के लिए वो मजे में गेम खेलने लगता है। और इतना देर हो जाती है तो यून फिर बाथरूम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और फिर उसे देखकर ये शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो, ये बहुत ही रूड हरकत हुई। तो यून चिल्लाने लगती है कि अंकल आप इतने देर से नहीं आए थे और आप यहाँ पर मुझे चीट कर रहे हो, चलो अब वापस से चल के स्टडी करो। तो फिर शेन अब से टोकर कहने लगता है कि देखो तुमने मुझे इतनी बार सिखाई लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता है कि सच में बहुत ही बड़ा लूजर हूँ और देखो तुम मेरे साथ रहोगी ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ फायदा होगा और उल्टा तुम भी फिर सफर करोगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरे ब्रदर के पास चली जाओ, वहां पर तुम अच्छी लाइफ जी पाओगी। तभी यूनुस के पास जाती है तो शेन तो डर जाता है कि वो उसे मारने वाली है, पर वो तो बस उसके सर पे हाथ करती है और शेन को फिर उससे देखते ही उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है। यूनुस से समझाने लगती है कि ये तो बस शुरुआत है और अगर तुम कोई चीज ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम उसमें बेस्ट हो कि नहीं। ये सारे वर्ड्स शेन पूरा पहचान लेता है कि ये तो उसकी मॉम बोला करती थी, तो वो बस उसकी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर यूनुस से समझाने लगती है कि मैं स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी और देखो अंकल मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ग्रैंडमा हमेशा कहती थी कि कोई भी चीज पे गिव अप नहीं करना चाहिए और वो ये भी कहती थी कि वो भी आप पर गिव अप नहीं कर रही है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शेन ये सुनने के बाद सीरियस हो जाता है और वो कंपनी की सारी फाइल्स लेकर पढ़ने लग जाता है और फिर वो हर टाइम सारी चीजें सीख रहा होता है। यून ये देखकर खुश होती है कि अब जाकर वो लाइन पर आ चुका है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो सेक्रेटरी यहाँ उसे ब्रेकफास्ट करने को दे देती है और कहती है कि आप यहीं पर रहो, मैं मिस्टर शेन को उठा के आती हूँ। फिर यून जब यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी इतने में सेक्रेटरी आके बताती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो सेक्रेटरी यहाँ उसे ब्रेकफास्ट करने को दे देती है और कहती है कि आप यहीं पर रहो, मैं मिस्टर शेन को उठा के आती हूँ। फिर यून जब यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी इतने में सेक्रेटरी आके बताती है कि मिस्टर शेन गायब है।
अब हम क्या करेंगे? आज तो एनुअल मीटिंग वाला दिन है और अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर उन्हें निकाला जाएगा। और लगता है मिस्टर शेन पहले ही डर गए, इसलिए वो कहीं भाग चुके हैं। तो यून कहती है कि फिक्र मत करो, तुम अभी मेरे साथ कंपनी चलो मीटिंग के लिए। फिर हम देखते हैं कि कंपनी में यहाँ सारे लोग शेन का इंतजार कर रहे होते हैं और जियांग को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है। इतने में फिर यून यहाँ पर आके मेन वाली चेयर पे बैठ जाती है। तो उसे देखकर जियांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम एक छोटी बच्ची हो तो इसलिए कंपनी में तुम्हारी जगह नहीं है। तो फिर यून कहती है कि मेरे पास भी आपके जितने 25% शेयर्स है, तो मेरे पास भी हक बनता है कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो ये जियांग मन में सोचता है कि बस एक बार मैं इसके सारे शेयर्स ले लूं, फिर देखता हूँ कि ये कैसे एरोगेंट बनती है। फिर वो पूछने लगता है कि शेन आखिर अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो डर गया और इसलिए यहाँ पर नहीं आया? तो फिर यून कहती है कि अभी टाइम नहीं हुआ है, तो फिर तुम लोग नहीं बोल सकते कि वो यहाँ पर आए नहीं। जियांग शेन की बुराई करने लगता है और कहता है कि वो कोई काम का नहीं है और देखना तुम्हें भी पता लग जाएगा कि तुम्हारा अंकल सच में यूजलेस है। फिर बाकी के शेयर होल्डर्स भी जियांग का साथ देते हुए शेन की बुराई करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग उसका इंतजार नहीं करने वाले क्योंकि लगता नहीं वो यहाँ पर आने वाला है। तभी यून यहाँ पर शेन की साइड ले रही होती है और कहती है कि जब तक टाइम नहीं हो जाता तब तक उन लोग को उसका इंतजार करना ही पड़ेगा। तभी फिर सेक्रेटरी यहाँ पर आती है तो यून पूछती है कि अंकल ने क्या बताया? तो फिर वो कहने लगती है कि मिस्टर शेन ने कहा है कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। तो इस सुनते के साथ ही जियांग फिर हंसने लगता है कि देखा मैंने सही बोला था, वो यहाँ पर नहीं आने वाला। और वो इसे शर्त लगाने की बात करता है कि देखते हैं अगर वो यहाँ टाइम पे नहीं आया तो फिर तुम्हें अपने शेयर्स मुझे देने पड़ेंगे। यूनिस के लिए एग्री कर लेती है। तो फिर यहाँ पर फिर वो लोग 10 बजने के टाइम का इंतजार करते हैं और फिर ये काउंटिंग खत्म करता है और कहता है कि देखो वो अभी तक नहीं आया। और फिर तुरंत ही वो सेक्रेटरी को यहाँ पर पकड़वा लेता है और यून को पकड़ के जबरदस्ती उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाने वाला होता है ताकि उसके शेयर सब इसके हो जाए। पर तभी जल्दी से यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और वो कहता है कि किसने कहा कि मैं लेट आया हूँ। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर उसे दूर करके यून के पास आ जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो यून खुश होती है कि फाइनली अंकल आप आ गए, लेकिन आप लेट आए हो। तो फिर शेन तुरंत ही अप्रूव कर देता है कि मैं कोई लेट नहीं आया हूँ। तो जियांग कहता है कि तुम पूरे 10 बजे के बाद आए हो और ये लेट होना बोलते हैं। तो फिर शेन बताता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि हमारी कंपनी का टाइम 10 बजे का है, लेकिन एम्प्लॉइज का काम 10 बज के 1 मिनट पे शुरू होता है और मैं उतने ही टाइम पर आया हूँ, तो इसको लेट होना नहीं बोलते। फिर और भी लोग एग्री करने लग जाते हैं कि हाँ वो लेट नहीं है। फिर यहाँ पर शेन कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसे एक्सप्लेन करना शुरू करता है। तो यून काफी इम्प्रेस होती है कि उसे कंपनी संभाल सकता है। शेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अब आने वाले कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसे एक्सप्लेन करना शुरू करता है। तो यून काफी इम्प्रेस होती है कि उसे काफी चीजें आ गई है। अब यहाँ जियांग इस टॉपिक को उठाने लगता है कि उसने पूरे आधे साल में 200 मिलियन का नुकसान करवा चुका है, इसलिए वो ये मुद्दा उठाने लगता है कि आखिर वो कैसे कंपनी संभाल सकता है। शेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अब आने वाले आधे साल में कंपनी के लॉस को ठीक कर दूंगा और उल्टा प्रॉफिट भी करवाऊंगा। तो यहाँ पर जियांग कहने लगता है कि आखिर हम कैसे बिलीव करें, तुम जैसा प्ले बॉय क्या ही कंपनी संभाल पाएगा। वो सभी के सामने इस बात को रखने लगता है कि ये कंपनी संभाल ही नहीं सकता है, लेकिन अगर फिर भी इसे एक चांस दिया जाए तो इसे 1 महीने के अंदर ही कंपनी के सारे लॉस को ठीक करना होगा, नहीं तो इसी कंपनी से निकलना होगा। शेन सुनते के साथ ही कहने लगता है कि भाई आप मुझे बस कंपनी से निकालना चाहते हैं, इसलिए ऐसी शर्त रख रहे हैं। आखिर 1 महीने में मैं 200 मिलियन का नुकसान कैसे ठीक करवा पाऊंगा? तो फिर जियांग कहता है कि इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना, तुमने कंपनी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। तो बताओ तुम शर्त लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं? क्या अगर तुम 1 महीने में कंपनी का लॉस नहीं ठीक कर पाए तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। जून ये सुनते के साथ ही सोच रही होती है कि सच में ये जियांग कितना चालाक है और फाइटिंग करने में कितना माहिर है। फिर वो तुरंत ही कह देती है कि ठीक है, हम लोग ये शर्त लगाने के लिए तैयार है। ये सुनकर शेन शॉक हो जाता है और उनके पास जाकर कहने लगता है कि तुम ये क्या बोल रही हो? ये पूरे 200 मिलियन की बात है, सिर्फ 200 की नहीं। आखिर 1 महीने में मैं कैसे ला पाऊंगा? तो वो कहती है कि आखिर अंकल आप क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं भी तो हूं ना। तो शेन मन में सोचता है कि ये लिटिल डेविल कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, अब तो ये मुझे और भी मेरी मॉम की तरह लग रही है।
और फिर यून अनाउंसमेंट करने लग जाती है कि अगर अंकल शेन ने कंपनी को लॉस से प्रॉफिट तक पहुंचा दिया तो इससे प्रूव हो जाएगा कि वो कंपनी लीड कर सकता है। जियांग उसकी बातें सुनते ही अपनी मॉम को याद करने लगता है और सोचता है कि आखिर इस छोटी सी लड़की की बातें उस ओल्ड वुमेन की तरह कैसे लग रही है। यून कह देती है कि फिर इसके बाद अंकल शेन भी हेयर की पोजीशन के लिए फाइट कर सकता है। ये सुनते के साथ ही जियांग शॉक होने लगता है। तो यून कहती है कि क्या हुआ अंकल जियांग, आपको डर लग रहा है? तो वो कहता है कि आखिर मैं क्यों डरूंगा, ये आखिर इस लायक हो भी कैसे सकता है, इसने अब तक कंपनी का इतना लॉस करवाया है, तो आखिर हम इस पे ट्रस्ट कैसे करें। यून कहती है कि ठीक है फिर, जैसा कि लॉयर अंकल ने कहा था कि मेरे पास 25% शेयर है, वो मैं अंकल शेन को दे दूंगी। सुनते के साथ ही शेन कह रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा जल्दी डिसीजन नहीं ले रही हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, पर तभी फिर यहाँ जियांग मान लेता है कि ठीक है डील करते हैं। और फिर वो हाई फाई देकर शेन से कहती है कि मुझ पे बिलीव करो। फिर यहाँ जियांग कहने लगता है कि देखना, 1 महीने बाद तुम दोनों ही इस कंपनी से बाहर निकलने वाले हो। यून भी कह रही थी कि ठीक है देख लेंगे। मीटिंग खत्म होते ही सारे एम्प्लॉयज बाहर जाने लगते हैं और सेक्रेटरी यून की तारीफ करने लगती है कि तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो। और फिर सेक्रेटरी शेन से कहने लगती है कि बॉस आपको क्या हो गया, आप तो इतने अपसेट दिख रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि आखिर में 1 महीने में 200 मिलियन कैसे लेकर आऊंगा, इससे अच्छा तो तुम लोग मुझे बेच ही दो। तो फिर यूनो से कहती है कि तुम्हें बेच कर भी 200 मिलियन थोड़ी ना मिलने वाले, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, मैं जाऊंगा बाहर एक प्लास्टिक बैग खरीद के कचरे उठाने का काम करूंगा और उससे जो पैसे कमाऊंगा ना उससे तुम्हें अच्छे से पाल लूंगा, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। तो यून कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम कचरा उठाने का काम करके मुझे पालोगे, मुझे इतनी हार्ड लाइफ नहीं जीनी है। शेन कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है। तो फिर यून कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे पास सॉल्यूशन है। अभी कुछ ही दिन बाद शहर के रिचेस्ट मैन की ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है और वहां पर तुम्हें जाना होगा। तो फिर ये कहता है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उस बर्थडे पार्टी में जाकर रिचेस्ट मैन के साथ बिजनेस डील करूं। वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और कहता है कि आखिर ये चीज कैसे होगी, या हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो वो बिजनेसमैन हमारे साथ क्यों डील करेगा। तो यून कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो इन लोगों को अपने स्टडी रूम में ले आती है और देखती है कि यहाँ पर उसकी बेटी लिन और उसकी डॉटर इन लोग उसके घर की कीमती चीजें लेके जाने के लिए भर रहे होते हैं। तो फिर यून चिल्लाने लगती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये ग्रैंडमा का घर है। और फिर वो एक फोटो को साफ करने लग जाती है जो इन लोगों ने फेंक दिए थे। वो शाओ के डैड यानी कि इसके बेटे ली की फोटो होती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि ये मेरे बेटे और मेरी इकलौती फोटो है। वो इन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग कितने बेकार हो, ग्रैंडमा को गए हुए कुछ दिन नहीं हुए और यहाँ पर तुम लोग उनकी चीजें लेने आ गए। तो फिर डॉटर इन लॉ चिल्लाने लगती है कि हम चाहे जो करें ये हमारा घर है और तुम्हारे तो मॉम डैड नहीं है, तुम होती कौन हो बोलने वाली। लिन भी उसे कहती है कि ये आखिर मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करूँ। ऐसा बोलकर वो उसके हाथ से फोटो फ्रेम लेकर नीचे फेंक देती है। तो जल्दी से शन सामने आता है और कहता है कि शाओ एक छोटी बच्ची है, आखिर तुम लोग इसके साथ क्या करना चाहते हो। फिर यून शन को पीछे करते हुए इन लोग को चिल्लाने लगती है और अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि ग्रैंडमा ने जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी स्टडीज पे भी पैसा लगाई थी और उन्होंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई और तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ थी और तुम बदले में ये सिला दे रही हो। और फिर यून अपनी बेटी लिन को भी चिल्लाती है कि तुम्हें पैदा करते वक्त ग्रैंडमा को कितनी तकलीफ हुई थी, फिर भी उन्होंने तुम्हें पैदा किया और आज तुम उनके घर के साथ ये सब कर रही हो, तुम्हें तो उन्हें इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। फिर यहाँ पे डॉटर इन लॉ बातें सुनाने लगती है कि आखिर उस ओल्ड वुमेन ने अपनी मर्जी से चीजें करी है, हमने उसे नहीं बोले थे। लिन भी कहने लगती है कि उस ओल्ड वुमेन ने मुझे बिना परमिशन के पैदा करी थी, मैंने कोई उसे बोली नहीं थी। फिर शेन इन दोनों को चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। अभी यून कहती है कि इन दोनों से बातें करके कोई मतलब नहीं है, ये डॉग्स हैं, डॉग्स ही रहेंगे। और फिर वो तुरंत ही गार्ड्स को ऑर्डर देती है इन दोनों को पकड़ के नील डाउन करवाओ। तो फिर गार्ड्स वैसे ही करते हैं और फिर यून कहती है कि अच्छा हुआ मैंने कुछ बॉक्सिंग सीखी हुई थी, और फिर वो दोनों को थप्पड़ पे थप्पड़ लगा दिए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि तुम एक छोटी बच्ची होकर हमें मार रही हो, हम लोग तुम्हारे बड़े हैं, तुम कितनी बदतमीज हो चुकी हो। तो फिर यून कहती है कि ये मैंने आप ही लोग से तो सीखी हूँ। और फिर इन दोनों को बहुत सारे थप्पड़ लगाकर वो इनके गाल लाल करके गार्ड्स को कह देती है कि अभी इन्हें जाकर बाहर फेंक दो। फिर यहाँ शैन तो डर रहा होता है और यून सेक्रेटरी और शैन दोनों से पूछती है कि मैंने इन दोनों अनग्रेटफुल लोगों को सबक सिखाई हूँ, तो क्या मैंने कुछ गलत करी। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं। यून कहती है कि ठीक है तुम लोग मेरे साथ हो तो अब मेरे साथ चलो। तो फिर शैन पूछने लगता है कि ये बॉडीगार्ड्स कहाँ से है। तो वो कहती है कि मैंने स्पेशली हायर करी हूँ। फिर शैन भी सोच लेता है कि इस बच्ची से तो मैं भी पंगा नहीं ले सकता और वो उसके पीछे जाता है। फिर यून उसे अपने स्टडी रूम में लाने के बाद अपने लॉकर में पासवर्ड लगाकर खोल के एक बॉक्स निकालती है और इसे दिखाने लगती है कि देखो ये वो रिचेस्ट फैमिली शी फैमिली का कीमती एंटीक है और ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो फिर शैन पूछता है कि ये आखिर मेरी मॉम के पास कैसे आया। तो फिर यून बताने लगती है कि 20 साल पहले
शी फैमिली की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी और वो लोग गरीब हो गए थे, तो उन लोगों ने अपना ये कीमती एंटीक को बेच दिए थे। लेकिन अब जब वापस से उन लोगों का कम हो चुका है और वो लोग काफी अमीर हो चुके हैं, तो उन लोगों ने ऑफर रखे कि जो भी उनके इस कीमती एंटीक को ढूंढ के लेकर आएगा, उसके साथ वो लोग 10 बिलियन का बिजनेस डील करेंगे। और इसलिए ग्रैंडमा ने इसे ढूंढ लिए थे रिचेस्ट फैमिली के साथ बिजनेस डील करने के लिए, पर इससे पहले उनकी मौत हो गई। तो इसलिए अब उनकी जगह तुम्हें जाना चाहिए बिजनेस डील करने को। और फिर उसके बाद यून अपने बेटे शेन को टी सर्व करने की ट्रेनिंग दे रही होती है, जिसमें वो उसे ठीक से चलना सिखा रही होती है। यहाँ पर शेन को तो कुछ आ नहीं रहा होता है और वो बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली सीख जाता है। फिर वो उसे कहती है कि चलो फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, अब दूसरा है कि तुम्हें अच्छे से तैयार होकर चलना है पार्टी के लिए। फिर वो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग ड्रेस पहनवा कर उसे चूज कर रही होती है कि कौन सा उसके ऊपर सही लगेगा। फिर शेन तो थक जाता है और कहता है कि आखिर एक छोटी सी पार्टी के लिए तुम मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवा रही हो। तो फिर यून उसे चिल्लाने लगती है कि ये कोई छोटी सी पार्टी नहीं है, बल्कि ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है। अगर तुम्हें अच्छे से नहीं बिहेव करे और रिचेस्ट फैमिली के लोगों को तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लगा ना, तो फिर वो तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे, इसलिए सब तो करना ही पड़ेगा। और फिर यूनिया जितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ शेन को सिखा रही होती है, शेन को पूरा फील हो रहा होता है कि ये मेरी मॉम की तरह बिल्कुल गुस्से वाली हो चुकी है। शेन मान जाता है। फिर यून कहने लगती है कि ठीक है, आप जाओ पहले कंपनी में काम करो। तो वो कहता है कि आज तो हम पार्टी में चलने वाले हैं ना। तो फिर यून उसे समझाती है कि पार्टी में जाने से पहले काम भी करना जरूरी है, तो पहले काम करने जाओ। फिर रात में जब पार्टी का टाइम स्टार्ट हो जाता है और यूनिया सेक्रेटरी के साथ पहुंच जाती है, तो वो उसे पूछने लगती है कि आखिर अंकल अभी तक आए क्यों नहीं। फिर वो तुरंत यहाँ पर शेन को कॉल लगवाती है और पता लगता है कि वो अभी कार से निकल चुका है और यहाँ पर आ ही रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि जियांग को इस बारे में पता लग जाता है कि शेन के पास वो एंटीक है और वो रिचेस्ट मैन के साथ बिजनेस डील करने वाला है। इसलिए वो अपने गुंडों को भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है और बीच रास्ते में उसे पकड़ के लेकर जाता है और उसे एक रूम में कैद करवा लेता है। और फिर यहाँ उसे पार्टी में आने में देरी हो रही होती है, तो यून को फील हो रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन के पास यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ आई होती है, यानी कि जियांग की वाइफ, और वे कहती है कि अब वो आज बचने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन के पास यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ आई होती है, यानी कि जियांग की वाइफ, और वो उसे कहती है कि अब वो आज बचने वाला नहीं है, और वो जो गुंडे लेकर आई होती है उन्हें वो शेन को मारने के लिए कह रही होती है। फिर शेन को ये लोग बहुत मार रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर यून पहुंच जाती है अपनी बेटी शेन को बचाने के लिए, और वो इन सारे गुंडों से फाइट करके शेन को बचाकर फिर यहाँ से लेके जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग इस बात का फायदा उठाते हुए वहाँ रिचेस्ट मैन के साथ बिजनेस डील करने में लगा होता है। तभी यून पहुंच जाती है और कहती है कि आप इसके साथ इतनी बड़ी डील कर रहे हो, लेकिन आपने वो एंटीक देखा भी नहीं है कि इसने वो चीज असली लाया भी है कि नहीं। फिर रिचेस्ट मैन को भी शक हो जाता है और वो अपने एंटीक एक्सपर्ट को बुलवा कर उस एंटीक का चेकअप करवाता है। तो जैसे ही वो एक्सपर्ट चेक करता है तो बता देता है कि ये तो फेक है। फिर यहाँ जियांग तो शॉक में जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि जरूर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी करी हो। और तभी फिर इतने में शेन असली वाले एंटीक को लेकर आता है और वो रिचेस्ट मैन को दे देता है और कहता है कि फिर अब आपको बिजनेस डील मेरे साथ करनी चाहिए। तो फिर रिचेस्ट मैन तुरंत ही मान जाता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ ही होगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि यून को इस बारे में पहले से ही शक था कि ये एंटीक चेंज हो सकता है, इसलिए उसने जब अपने स्टडी रूम से उस एंटीक को निकाली थी तभी चेंज कर दी थी। फिर पार्टी के बाद शेन को तो यहाँ यकीन नहीं आ रहा होता है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सच में साइन हो गया है। मॉम होती तो वो कितनी ज्यादा खुश होती। जरूर अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को उनकी ग्रेव पे लेके जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उनके बेटे ने कितना कमाल कर दिया। यून ये देखकर खुश तो होती है कि चलो मेरा बेटा बड़ा तो हो गया, पर वो तुरंत ही उसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर समझाने लगती है कि इसे तुम इतना लाइटली नहीं ले सकते हो। अभी इस बिजनेस डील को करने के लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कचरा उठाने का काम करना पड़ेगा। फिर शेन को समझ आ जाता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अभी मैं इसके ऊपर अच्छे से मेहनत करने वाला हूँ और इस बिजनेस डील को सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो फिर यून कहती है कि ये हुई ना बात, तो अब इसी बात पे फैक्ट्री को हैंडल करने का और ऑर्डर देने का काम मैं तुम्हें संभालने के लिए दे रही हूँ। शेन तो ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये मैं कैसे करूंगा, नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर यून उसे समझाने लगती है कि जब अगर तुम ये छोटा सा काम नहीं कर पाओगे तो आखिर तुम कंपनी के सीईओ कैसे बनोगे। देखो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आगे चल के तुम्हें और भी सारी चीजें करनी है। शेन नहीं मान रहा होता है, तो फिर यून यहीं पर बैठ के रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि अंकल अब आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप मुझे पैसे कमा के पालोगे कैसे, और फिर बाकी अंकल्स भी मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते, तो आखिर मेरा क्या होगा। तो शेन फिर उसका रोना
चुप कराने लगता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि अंकल आप इतने ज्यादा अच्छे हो और पावरफुल भी हो, तो बस मुझे पसंद नहीं आता कि आप अपने आप को ऐसे डिग्रेड करो और कोई आपको बुली करके जाए। फिर इसके कहने पर शेन अपने काम पर लग जाता है और वो अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर फैक्ट्री ढूंढ रहा होता है, पर उसे कोई नहीं मिल रही होती है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि आखिर ये काम इतना मुश्किल क्यों है। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि फैक्ट्री को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, सिर्फ प्राइस और प्रोडक्ट क्वालिटी ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन स्पीड भी देखना पड़ता है। फिर तभी इतने में एक बंदा इन लोग के पास आता है और शेन से कहने लगता है कि क्यों ना आप लोग मेरी फैक्ट्री देखने चलो, मुझे लगता है कि आपको ये जगह पसंद आएगी। फिर शेन अंदर जाता है फैक्ट्री देखने के लिए और उसे लगता है कि सब कुछ सही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। फिर जब यून ये कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो चिल्लाने लगती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने कैसे साइन कर लिया, ये बस एक फ्रॉड है। तो फिर सेक्रेटरी तुरंत अपनी बात को संभालती है और कहती है कि मिस्टर शेन को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए आप उन्हें डांटो मत। तभी शेन कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मुझे पहले से पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्कैम है, लेकिन फिक्र करने वाली बात ही नहीं है, सारे गुड्स टाइम पे डिलीवर हो जाएंगे। और देखो अभी मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया फैक्ट्री ढूंढने के चक्कर में, तो मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए और तुम लोग अपना बातें करो, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर सेक्रेटरी यहाँ पर उनसे कहने लगती है कि मिस शाओ मुझे नहीं लगता वो फैक्ट्री रिलायबल होगी, क्योंकि अगर टाइम पर सामान डिलीवर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर यून कहती है कि जाने दो, अभी वो यंग है इसलिए चीजें सीख रहा है, तुम एक काम करो दूसरी फैक्ट्रीज के बारे में पता करो, क्योंकि हम कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने दे सकते, आखिर ये रिचेस्ट मैन के साथ बिजनेस डील है। तभी सेक्रेटरी यून की बातें सुनकर कहने लगती है कि मिस शाओ तुम इतनी छोटी होकर चेयरमैन की तरह बोलती हो, इसलिए तो मिस्टर शेन को भी लगता है कि तुम बिल्कुल उनकी मॉम की तरह ही बिहेव करती हो। यून मन में सोचती है कि लगता है शेन को मेरे ऊपर शक हो चुका है, मुझे कोई टाइम निकाल कर उससे सारी चीजें बता देनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। फिर दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जिसने वो फैक्ट्री दिया था, वो असल में जियांग के साथ मिला होता है और उसके कहने पर ही वो शेन को चीट कर रहा होता है। फिर इस बारे में सेक्रेटरी आकर शेन को और यून को दोनों को बताने लगती है कि सच में उस फैक्ट्री में कुछ तो प्रॉब्लम है और वो लोग सामान टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे। फिर ये लोग यहाँ पर जानबूझ के जियांग को दिखाने के लिए नाटक कर रहे होते हैं कि सच में उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तो जियांग तो सुनकर बड़ा खुश हो रहा होता है और फिर यहाँ पर वो जब रिचेस्ट मैन इन लोगों के साथ डील की बात करने के लिए आता है तो इन लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे कि नहीं, तभी जल्दी से जियांग शेन के बारे में बुराई करने लगता है और बताता है कि इन लोगों ने ठीक से काम करे ही नहीं और इनकी जो फैक्ट्री थी वही फ्रॉड निकली और इन लोगों ने नुकसान करवा दिए। पर तभी इतने में यून यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंचती है और वो रिचेस्ट मैन को दिखाने लगती है कि उन लोगों ने अपना काम पूरा करे और सारे गुड्स डिलीवर हो चुके। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर फिर वो खुश हो जाता है और इस जियांग को चिल्लाता है कि तुम यहाँ झूठ बोल रहे थे और वो शेन की तारीफ करता है कि मैंने तुम पर भरोसा करके बिल्कुल सही करो। फिर जैसे रिचेस्ट मैन यहाँ से चला जाता है तो शेन और यून दोनों मिलकर खुश हो रहे होते हैं और एक दूसरे को हाई फाई दे रहे होते हैं कि उन लोगों ने अपना काम भी कर दिए और जियांग को फूल भी बना दिए। तो जियांग कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिए। तो फिर शेन उस पर हंसने लगता है और कहता है कि वैसे भाई मैं आपको भी अच्छी डील दे रहा हूँ कि मौका अच्छा है, अभी आप मुझे अपने सारे गुड्स बेच दो, नहीं तो फिर वो आपका नुकसान हो जाएगा। और वो उसे कुछ पैसों का ऑफर देने लगता है और कहता है कि इतने में दे दोगे तो ही तुम्हारा फायदा है, नहीं तो आगे देखना फिर क्या होगा। फिर यहाँ जियांग भी डर जाता है कि उसका सच में नुकसान हो जाएगा, तो वो इन लोग को सस्ते में देने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो फिर शेन और यून और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी यून डिसाइड करती है कि अब मुझे शेन को अपने बारे में सब बता देना चाहिए। फिर वो जैसी कुछ कहने वाली होती है इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और बताने लगती है कि कंपनी में सच में प्रॉब्लम चल रही है और ये सब उसका भाई जियांग कर रहा है, उसने सच में पब्लिक फंड्स के साथ कुछ इलीगल काम करा है। तो फिर ये सुनते के साथ ही शेन को गुस्सा आती है और वो सोच लेता है कि मुझे इस बारे में कंपनी में रिपोर्ट करना होगा और कंपनी को बचाना होगा। यून जब ये देखती है कि शेन अपने पूरे फोकस में लग चुका है कंपनी को बचाने के लिए, तो वो सोचती है कि अभी मुझे इस बारे में उसे बाद में बताना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग और उसकी वाइफ मिलकर कुछ तो यहाँ प्लानिंग कर रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट डे मीटिंग वाला दिन आ जाता है और शेन जाने के लिए बहुत नर्वस हो रहा होता है। तो यून उसे कहती है कि अगर आपको जाना पड़ेगा चलो जल्दी जाओ। तो फिर शेन सेक्रेटरी के साथ अपना मीटिंग के लिए चला जाता है और जियांग और उसकी वाइफ ने जो प्लान बनाए होते हैं उसके हिसाब से उसकी वाइफ यहाँ पर यून से मिलने पहुंच जाती है और उसे खाने का लालच देते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाती हूँ। तो यून मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। दूसरी ओर शेन जब यहाँ मीटिंग रूम में होता है तो यहाँ पर सेक्रेटरी फिर उसे बताने लगती है कि मिस्टर शेन एक बैड न्यूज है, शाओ को आपकी सिस्टर इन लॉ ने अपने साथ लेकर चली गई है। फिर ये सुनने के बाद जब शेन सेक्रेटरी के साथ घर पे आता है तो वो अपसेट होता है
ये शाओ से छोड़कर चली गई। अब वो उसके साथ लगता है नहीं रहना चाहती है। यही सोचकर वो अपसेट हो रहा होता है कि जाने दो, उसकी मर्जी है, वो जिसे चाहे उसे चूज कर सकती है। तभी इतने में यून घर पर आ जाती है और कहती है कि अंकल आपको ऐसे कैसे लगा कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। वो इसे सब बताने लगती है कि यहाँ पर उसके सिस्टर इन लॉ उसे लेने तो जरूर आई थी, पर उसे यहाँ से किडनैप करके लेके जाने के लिए, पर इसे सब पहले से पता था। और जब वो इसे बेहोश करने वाली थी तभी उसने उसका रुमाल उसे स्मेल करवा दी थी और वो ही बेहोश वहाँ पे गिर गई थी। और फिर यून ने तो उसका वो जो बैग चुरा के जो लेके जा रही थी वो भी अपने साथ लेकर आई गई थी, क्योंकि वो सारे उसके घर के सामान थे जो कि वो चोरी करके लेके जा रही थी। उनमें से एक ज्वेलरी निकाल कर वो सेक्रेटरी को गिफ्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हारा रिवॉर्ड है। तो फिर सेक्रेटरी तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो यहाँ शेन को भी बहुत सारी चीजें दे रही होती है। तभी इतने में सेक्रेटरी बताने लगती है कि उसका अडॉप्शन का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो चुका है। तो फिर शेन इस बात पर यून से कहने लगता है कि अब तुम्हें मुझे डैड कहना चाहिए। ये सुनते के साथ ही यून तो गुस्सा हो जाती है कि तुमने आखिर क्या कहा। वो उसका कान नोचने लगती है। तो शेन को याद आ रहा होता है कि ऐसा तो सेम उसकी मॉम करा करती थी। वो याद करता है कि जब वो क्लब में मजे करा करता था अभी उसकी मॉम वहाँ उसे चिल्लाने पहुंच जाती थी। अब शेन यहाँ यून से भी डर कर उसे कहने लगता है कि फिक्र मत करो, तुम मुझे अंकल ही बोल सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन कंपनी के काम में लग जाता है और वो अपने भाई जियांग को भी कंपनी से निकलवा रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर जो भी सारे फ्रॉड कर रहा है वो उसके सामने पोल खोल देता है। जियांग को गुस्सा आ जाती है और वो जाकर फिर लिन के साथ मिलकर प्लानिंग करता है और कहता है कि हम दोनों साथ मिल जाते हैं और उस शेन और उस शाओ से दोनों सोन लोग के शेयर्स छीन लेते हैं। फिर प्लानिंग करके लिन यहाँ यून के पास पहुंच जाती है और उसे बेला फुसला के अपने साथ लेकर जाती है और वो लोग फिर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे कह देते हैं कि अब इस शेयर डॉक्यूमेंट पे वो साइन करे। यून मना कर देती है कि मैं इस पे साइन नहीं करने वाली हूँ। तो फिर जियांग यहाँ पर शेन को पकड़ के लाता है और कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो हम तुम्हारे इस प्यारे अंकल को मारेंगे। और फिर वो लोग उसे 2-3 पंच मार के दिखाते हैं। तो फिर यून कहने लगती है कि मारो मत, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। शेन मना कर रहा होता है कि साइन मत करो। तभी यून उसे इशारा करती है और फिर शेन जानबूझ के यहाँ बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है। और फिर यून यहाँ प्लानिंग से जानबूझ के इन लोग के बीच में लड़ाई करवाने के लिए बोलने लगती है कि वो अपने सारे शेयर्स लिन को देना चाहती है। तो फिर जियांग और उसकी वाइफ को चिढ़ लग रही होती है कैसे कैसे वो लिन को दे देगी। लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी शेन उठकर जल्दी से उनकी रस्सी खोल देता है और उसे बचा रहा होता है। दोनों जैसे यहाँ से भागने वाले होते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग को पता नहीं है कि तुम लोग जानबूझ के हमें लड़वाना चाहते थे। और फिर लोग यहाँ पर गुंडों को ऑर्डर देते हैं कि इन्हें मारो। तो फिर गुंडे जैसे यहाँ पर डंडे से यून को मारने वाले होते हैं तभी शेन सामने आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो यून ये देखकर रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे सामने क्यों आ गए। तो फिर शेन कहने लगता है कि आखिर मेरा फर्ज है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो वो कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो तो मॉम बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, वो सही है। शेन ये सुनकर शॉक होता है कि ये क्या तुम बोल रही हो। तो फिर यून अब्बू से बता देती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। शेन को सुनने के बाद शौक लगता है और वो सारी चीजें याद कर रहा होता है कि जब से यून शाओ के अंदर आ गई थी तब से वो काफी अलग बिहेव कर रही थी और उसे शुरू से ही लग रहा था कि वो पूरी उसकी मॉम की तरह बन चुकी है। शेन तो ये जानने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है, पर तभी लिन चिल्लाने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो यून बताती है कि हाँ मैं ही असल में तुम लोग की मॉम हूँ, पर यहाँ इनमें से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि इसकी बकवास सुनना बंद करो और इन लोगों को मारो। पर तभी फिर टाइम वेस्ट सेक्रेटरी यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर पहुंच जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून को पहले से ही शक था, इसलिए उसने सेक्रेटरी को समझा के रखी थी कि अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाती है तो उसे जल्दी से उन लोगों को लेकर पहुंचना होगा। सेक्रेटरी यहाँ पर सॉरी कहने लगती है कि मैं लेट हो गई। तभी यहाँ पर इन सारे गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन सभी को पकड़ लो। और फिर जब गार्ड्स इन लोग को पकड़ करके नील डाउन करने लगते हैं तो यून इन लोग को चिल्ला रही होती है। तब जाकर फिर उन्हें पता लगता है कि ये सच में उनकी मॉम है। फिर वो लोग अब बचने के लिए माफी मांगने लगते हैं। तो यून कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों ने जो करे हो ना उसके लिए अब मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ और वो इन्हें जेल में भेजने को बोल देती है। फिर फाइनली 1 महीना बीत जाता है और अब शेन कंपनी संभाल रहा होता है और यून अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। तभी वो कहने लगता है कि मॉम क्यों ना आप भी कंपनी चल के संभालो। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे अंकल हो और मैं तुम्हारी नहीं सुना, तो अब तुम कंपनी संभालोगे, मैं नहीं। और अब तो मेरा टाइम आ गया, मैं मजे में खाऊंगी पीऊंगी और अपने मजे करूंगी और तुम जाकर काम करोगे। और वो उसे ऑर्डर दे देती है कि अब तुम कंपनी के सीईओ बन चुके हो तो अब कंपनी को संभालना तुम्हारा काम है। शैन बेचारा अपसेट होकर काम पे चला जाता है और यून एंजॉय कर रही होती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।